हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि स्प्लाइसोसोम्स होता क्या है, फिर समझेंगे कि स्प्लाइसोसोम कैसे स्प्लाइसिंग करता है, कैसे इंट्रॉन्स को रिमूव करता है, उसके बारे में हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। सबसे शॉर्ट में बोलूं स्प्लाइसोसोम होता क्या है, तो यह एमआरएनए प्लस प्रोटीन प्लस एसएनआरएनए से मिलकर के बना होता है। किससे? एसएनआरएनए प्रोटीन प्लस एमआरएनए से मिलकर के बना होता है। अब बात आती है कि एसएनआरएनए क्या होता है। इसका सिंपल सा है कि स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए मतलब होता है एसएनआरएनए। हम लोग देखिए एसएनआरएनए, एचएनआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए हर एक आरएनए के बारे में अलग से आरएनए के वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं बेसिक बात कर रहा हूँ समझने के लिए, हमें समझ में आया कि स्प्लाइसिंग कैसे होता है स्प्लाइसोसोम के थ्रू। तो अभी हम लोग एसएनआरएनए को थोड़ा यहाँ पे इलेबोरेट करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए जो स्प्लाइसोसोम में एसएनआरएनए प्रेजेंट होता है वो होते हैं U1, U2, U4, U5, U6, मतलब U3 नहीं होता है। मेन तो ये है कि 5 एसएनआरएनए होते हैं, इसमें से U1 to U6 होता है, जहाँ पे U3 एब्सेंट होता है। अब बात आती है कि ये एसएनआरएनए होते क्या हैं, थोड़ा बेसिक बात करते हैं। तो जो एसएनआरएनए होते हैं मतलब स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए होते हैं, ये यूरेसिल रिच स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए होते हैं। मतलब इन आरएनए में यूरेसिल बहुत ही प्रेजेंट होता है, यूरेसिल रिच आरएनए होता है ये, और यह एंजाइमेटिक एक्टिविटी को शो करता है। तो सिंपल सा बात कि यूरेसिल रिच आरएनए व्हिच एक्ट एज द एंजाइम इज द एसएनआरएनए। यहाँ पर देखिए U6 बहुत ही इसेंशियल होता है, तो वो इंपॉर्टेंट है। और एक और मैं इंपॉर्टेंट बात कर लेता हूं एसएनआरएनए के बारे में, जो कि यहाँ पे हमारे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन से रिलेटेड है, कि जो ये U7 होता है, जो ये U7 होता है उसका काम क्या होता है। देखिए वो स्प्लाइसोसोम का पार्ट नहीं है, लेकिन U7 का क्या काम होता है। देखिए कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं लाइक हिस्टोन, जिनके एमआरएनए में देखिए मैंने पढ़ा था कि कहीं कहीं हर जगह क्या होता है कि 3' एंड पर बहुत सारे 40 to 200 एडेनोसिन जाके अटैच होते हैं, जिससे कि वहां पे स्टेबिलिटी बढ़ सके। लेकिन कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जैसे कि हिस्टोन, जिनके एमआरएनए के 3' एंड पर पॉली एडेनोसिन अटैच नहीं होते हैं। तो वहां पर ये U7 काफी रोल प्ले करता है कि एक प्रॉपर एंड 3' एंड को रिकॉग्नाइज करने के लिए, बनाने के लिए ये U7 बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन से लिंकेज शो कर रहा है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर एसएनआरएनए के पॉइंट में रख लिया है कि U7 इज एसएनआरएनए इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ करेक्ट 3' एंड ऑफ हिस्टोन एमआरएनए दैट लैक्स द पॉलीएडेनोसिन टेल। तो इतना समझ आ जाए कि स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए क्या होता है। यहाँ पे स्प्लाइसोसोम है, उसके साथ साथ स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए होता है। फिर एक चीज और होती है, इसको बोलते हैं हम लोग SNRNP। कोई स्मॉल न्यूक्लियर, यहाँ पे राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, हर जगह पे राइबोन्यूक्लिक एसिड है, यहाँ पे राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, जो कि सिंपल सा यही है SNRNA प्लस राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलकर बनता है SNRNP। सो अब हम लोग समझते हैं कि किस तरह से स्प्लाइसोसोम के थ्रू, देखिए मेनली आपको समझना क्या है कि हम लोग अभी रिमूवल ऑफ इंट्रॉन करेंगे। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन के बाद हम लोग एडिशन या स्प्लाइसिंग ऑफ द एक्सॉन्स करेंगे। तो वहां पे आपको याद रखना है कि हम लोग U1, U2, U4, U5 और U6 के थ्रू पूरा प्रोसेस को समझेंगे। अभी ये सब देखिए एसएनआरएनए क्या होता है, स्प्लाइसोसोम क्या होता है, ये सब थ्योरेटिकल पार्ट थी। अभी समझने के लिए आपको किस तरह से स्प्लाइसिंग हो रहा है केवल माइंड में रखना है कि U1, U2, U4, U5, U6 के हेल्प से हमें इंट्रॉन को कट करना है और एक्सॉन को अटैच करना है। हालांकि एक U2 ऑक्सिलरी फैक्टर भी आता है, उसके बारे में हम लोग भी डिस्कस कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं समझना कि किस तरह से इंट्रॉन का रिमूवल होता है। इस डायग्राम से तो आप काफी फेमिलियर हो चुके होंगे कि यहाँ पे एक्सॉन है, ये इंट्रॉन, ये एक्सॉन है, हमें इस इंट्रॉन को निकालना है। सबसे पहले क्या होता है, एसएनआरएनए का ये U1 जो होता है वो आकर के यहाँ पर बाइंड होता है, मतलब जहां पर हमें कट करना है फर्स्ट पॉइंट पे 5 डेसिमल डायरेक्शन में, यहाँ पर आकर के वो बाइंड होता है। अब जब यहाँ पे वो आके बाइंड होता है फिर क्या होता है समझिएगा, बस आपको ये प्रोसेस ही याद करना है। सबसे पहले क्या हुआ, U1 आकर के बाइंड हुआ, फिर क्या हुआ, एक होता है U2 ऑक्सिलरी फैक्टर। क्या होता है, देखिए इस जगह पे हमें कट करना है तो यहाँ पे U1 बाइंड हो गया, यहाँ पर क्या बाइंड होता है U2 ऑक्सिलरी फैक्टर, यहाँ पे वो बाइंड होता है।
तो यहाँ पर U1 हुआ, यहाँ पे U2 ऑक्सिलरी फैक्टर बाइंड हो गया। इसके बाद क्या होता है, अभी तक U1 और U2 ऑक्सिलरी फैक्टर बाइंड हुआ, यहाँ पे एक प्रोटीन और आकर के बाइंड होता है जिसका नाम है ब्रांच पॉइंट बाइंडिंग प्रोटीन। मतलब सिंपल सा बाइंडिंग प्रोटीन है और ब्रांच पॉइंट पर जाकर के बाइंड होता है। तो पहले माइंड में क्वेश्चन यह उठता है कि ब्रांच पॉइंट ही क्या होता है। जब समझेंगे ना प्रोटीन जाके बाइंड कहाँ होगा भाई, जब तक पता नहीं होगा ब्रांच पॉइंट क्या है। तो ब्रांच पॉइंट होता है जहां पे एडेनोसिन प्रेजेंट होता है। सपोज दैट यहाँ पर कहीं एडेनोसिन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ये ब्रांच पॉइंट बाइंडिंग प्रोटीन आकर के अटैच हो जाएगा। बस समझ लेते हैं, ब्रांच साइट इज द रीजन विद एडेनोसिन रेसिड्यू। तो यहाँ पर क्या होगा, एडेनोसिन प्रेजेंट होगा। इतना समझ आ जाए कि ब्रांच पॉइंट बाइंडिंग प्रोटीन कहाँ पे अटैच हुआ, जहां पे एडेनोसिन था। U1 कहाँ पे अटैच हुआ, जहां पे हमें कट करना है, और U2 ऑक्सिलरी फैक्टर भी वहीं पर अटैच होता है, हालांकि 3' एक्सॉन पर। इतना समझ आया, बेसिक चीज है। अब क्या होता है इसके बाद वो समझिएगा, U1 आ चुका है, अब आता है U2। U2 क्या करेगा, सबसे पहले यह ब्रांच पॉइंट बाइंडिंग प्रोटीन को ही हटाता है। याद कीजिएगा कि U2 जो है वह ब्रांच पॉइंट बाइंडिंग प्रोटीन को रिमूव करेगा और उसकी जगह पर आकर के बैठ जाएगा। यूं समझिए कि ब्रांच पॉइंट बाइंडिंग प्रोटीन को इसीलिए भेजा ही गया था कि वो पता करे कि एडेनोसिन कहां पर है, और जैसे ही पता चलेगा एडेनोसिन कहां पर है, वहां पर जाकर के उसको हटा करके U2 वहां पर जाकर के बैठ जाएगा। अभी तक ये चुप नहीं बैठता है। U2 जब ब्रांच पॉइंट बाइंडिंग प्रोटीन को हटाता है, उसके बाद उसको ध्यान आता है कि कोई एक मेरा फैक्टर है, मतलब U2 ऑक्सिलरी फैक्टर है, तो क्या करता है, उसको भी हटा देता है। तो ये क्या करेगा, U2 ऑक्सिलरी फैक्टर को भी हटा देगा। उसके साथ साथ यहाँ पर वह कुछ इस तरह से बेंडिंग कर देगा एडेनोसिन का, मतलब यहाँ पे कुछ तरह से ये बेंड हो जाएगा, यहाँ पे एक तरह से यहाँ पे अटैकिंग पॉइंट बन जाएगा, कुछ इस तरह से ये बन जाता है। तो हमने समझा U1 क्या होता है, U2 कैसे आता है, U2AF मतलब U2 ऑक्सिलरी फैक्टर का क्या होता है, फिर ब्रांच पॉइंट बाइंडिंग प्रोटीन का क्या होता है। अब क्या होगा, अब बाकी जो बचे हैं U4, U5, U6 आएंगे, उनका रोल आता है। तो क्या होता है, वो कुछ इस तरह से यहाँ पर आते हैं। देखिए ये U6 हो गया, सेंटर में होता है U4, ये होता है U5, पूरा स्प्लाइसोसोम मतलब है, ये U2 यहाँ पर है। ये सीधा आकर के कुछ इस तरह से सीधा यहाँ पर बैठ जाएंगे, सीधा ऐसे बैठ जाएंगे। U6 बैठेगा U1 के ऊपर, और ये U5 यहाँ पर थोड़ा सा शिफ्ट करते हुए यहाँ पर आके बैठ जाएगा, और U4 बीच में ही रहेगा। तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है। U6 U1 के ऊपर आ गया, U4 यहाँ पे बीच में है, U5 थोड़ा सा U2 को शिफ्ट करके वहां पर एडजस्ट हो जाता है। ये पूरा स्प्लाइसोसोम कुछ इस तरह से बन जाता है। इतना समझ में आया कि इस तरह से ये स्प्लाइसोसोम बन गया। देखिए अब क्या होता है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, हालांकि डिटेल में नहीं समझना है हमें, बस बेसिक समझना है कि होता क्या है। अब क्या होगा, ये जो U6 है ये सीधा और नीचे जाएगा और U1 को ही बाहर कर देगा, कुछ इस तरह से ये U1 हो जाता है बाहर, और ये U6 यहाँ पर हमारे जंक्शन पर आकर के बैठ गया। इतना समझ आया, U6 क्या हुआ, जंक्शन पर आके बैठ गया, U1 को वो बाहर कर दिया। अब देखिए क्या होता है, पहले प्रोसेस में U1 आके अटैच हुआ था, फिर U2 ऑक्सिलरी फैक्टर आके अटैच हुआ था, फिर ब्रांच पॉइंट बाइंडिंग प्रोटीन अटैच हुआ था, लेकिन फिर आया हमारा U2 जो कि ब्रांच पॉइंट बाइंडिंग प्रोटीन को हटाया, फिर उसने ऑक्सिलरी फैक्टर को भी हटाया। उसके बाद ये पूरा स्प्लाइसोसोम आया, जिसमें सबसे पहले U6 ने U1 को बाहर कर दिया। अब क्या होगा, देखिए ये जो U6 है ये U2 के साथ इंटरेक्शन शो करेगा, ये कुछ इस तरह से यहाँ पे इंटरेक्शन शो करेगा। अब ऐसे समझिए U6 ने U2 के साथ इंटरेक्शन शो किया, और इसमें से 4 बाहर हो गया, या यूं समझिए 6 - 2 = 4, सो हमारा 4 हो जाएगा बाहर। तो बचेगा क्या, U6, U5, U2। एक बार अगर और इंटरेक्शन शो किया तब तो कमाल ही हो जाएगा। एक बार फिर से इंटरेक्शन शो करता है U6 U2 से, और ये पूरा कंपाउंड ही बाहर हो जाता है, मतलब इंट्रॉन का एक पार्ट कट के अलग हो जाता है इंट्रॉन का कटिंग स्प्लाइसिंग हो जाता है। यहाँ पर ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। फिर क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो OH रहता है वो अटैक करता है यहाँ पर इस एंड पर, और ये पार्ट भी अलग हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा पूरा इंट्रॉन अलग होता है, पूरा स्प्लाइसोसोम अलग होता है, और एक पूरा स्ट्रेट एक्सॉन आकर के बन जाता है। तो स्प्लाइसोसोम के थ्रू कुछ इस तरह से स्प्लाइसिंग होता है, इंट्रॉन को बाहर निकाला जाता है। हालांकि ये प्रोसेस हमने काफी
डीप में नहीं पढ़ा, हर एक बॉन्डिंग को ब्रेक करना नहीं सीखा, कैसे ब्रेक करते हैं, लेकिन आपके लिए इतना ही सफिशिएंट है। सो अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए रहेगा तो हम अलग वीडियो में अपलोड कर देंगे। तो ये हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि स्प्लाइसिंग तक हमने समझा। इसके बाद एक और आता है जिसको बोलते हैं अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग, देखिए इसके पहले कुछ क्लिनिकल चीजें हम डिस्कस करते हैं जो कि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो वो है फॉल्टी स्प्लाइसिंग क्या होता है। देखिए कई बार क्या होता है, स्प्लाइसिंग गलत हो जाती है, या यूं बोलें कि कुछ पार्ट जिसको काटना नहीं रहता है वो कट के निकल जाता है एमआरएनए से, जो कि प्रोटीन की इनडिफिशियंसी हो जाती है। तो उस केस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, डिजीज हो जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा बीटा थैलेसेमिया के बारे में, आपने पढ़ा होगा, जहां पे क्या होता है कि बीटा ग्लोबिन के स्प्लाइसिंग में गलतियां फॉल्ट हो जाता है, तो यह उसके वजह से होता है। फिर एक क्लिनिकल कोरिलेशन है, हालांकि हम लोग क्लिनिकल कोरिलेशन को बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे सेपरेट वीडियो में। बस आप अभी माइंड में रखिएगा कि एसएलई एंटीबॉडीज अगेंस्ट द स्नरप, जिससे क्या होता है, यहाँ पे भी एक डिजीज होता है। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे पढ़ेंगे तो ये काफी अर्जेस्ट हो जाएगा और हम लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हम लोग को इसको अलग से पूरा केस स्टडी इसका करेंगे, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में केस स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के बारे में। इसका सिंपल सा मतलब यूं समझिएगा कि अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग होता क्या है। इसमें कुछ इस तरह से है कि देखिए हमारे पास समझिए एक जीन है, एक एमआरएनए बना उससे। अब हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत है, तो हम क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं कि एक ही जीन से बहुत टाइप्स के एमआरएनए बन जाए। अगर हमको एक ही जीन से बहुत टाइप्स के डाइवर्स सेट ऑफ प्रोटीन बनाना है, एक ही जीन से, तो हम क्या करते हैं, अगर एक ही एमआरएनए से बहुत सारे प्रोटीन बनाना, तो हम क्या करेंगे कि उस एमआरएनए को अलग अलग पॉइंट पर कट कर करके कुछ अलग अलग सीक्वेंस में अटैच करेंगे, जिससे कि डिफरेंट डिफरेंट एमआरएनए का सेट बन करके तैयार हो जाएगा। आप इसमें डायग्राम समझिएगा कि सपोज दैट ये ए बी सी डी हमारे पास ये एक्सॉन है। अगर हम क्या करें, किसी एक को बाहर कर दें तो क्या अलग नहीं बन जाएगा। अभी मान लीजिए सब अटैच है ए बी सी डी। अब क्या करते हैं हम लोग कि बी को हटा करके यहाँ पे ए सी डी को ही केवल अटैच करते हैं, तो जो अब प्रोटीन बनेगा वो डिफरेंट बनेगा। सपोज दैट अब हम लोग हटा देते हैं ए को, तो बी सी डी बनेगा। फिर हम लोग हटा दिए डी को, तो ए बी सी बना। देखिए जीन तो एक ही है, ये पूरा एमआरएनए तो एक ही है, लेकिन कई अलग अलग सेट के एमआरएनए यहाँ से बन के आ रहे हैं, कई अलग अलग टाइप के प्रोटीन बनेंगे। तो बोल सकते हैं हम लोग लिमिटेड सेट ऑफ जीन से डिफरेंट डाइवर्स ऑफ द प्रोटीन को बना रहे हैं, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कुछ पार्ट आरएनए का छोड़ दे रहे हैं या कुछ पार्ट का ट्रांसलेशन नहीं कर रहे हैं, उसको अलग कर दे रहे हैं कट करके। लेकिन हाँ, हम कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम न्यूक्लियोटाइड को ही बदल दे रहे हैं। हम या तो इंक्लूड कर रहे हैं या इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, बदलाव नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सी है तो उसके साथ जी लगा दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। एडनिन की जगह पे कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड नहीं लगा रहे हैं, हम केवल इग्नोर कर दे रहे हैं उसको, उस पार्ट को ले ही नहीं रहे हैं कि वो प्रोटीन बनाए, जिससे क्या होगा, डाइवर्सिटी बढ़ जाती है प्रोटीन की। तो ये होता है अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। ये एक तरीका होता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन का। इसके बाद देखिए अल्टरनेटिव पॉली एडिनाइलेशन, इसमें क्या होता है, देखिए अभी हुआ स्प्लाइसिंग के बिहाफ पर, अब होता है पॉली एडिनाइलेशन के बिहाफ पर। हम लोग क्या कर रहे थे, एडेनोसिन को अटैच कर रहे थे लास्ट एंड पर। अगर सपोज दैट हम लास्ट एंड पे अटैच ना करें, थोड़ा सा पहले अटैच कर दें, तो क्या होगा, फिर से हमारा आरएनए छोटा हो जाएगा, मतलब डिफरेंट डाइवर्सिटी बन जाएगी प्रोटीन की। तो ये भी सिंपल है, कोई बड़े रॉकेट साइंस नहीं है। अगर सपोज दैट ये आपका एमआरएनए था, यहाँ पे हम लोग अटैच कर रहे थे, पॉली एडिनाइलेशन कर रहे थे, और सपोज यहाँ पे ना करके हम यहाँ अभी यहाँ पे अगर कर रहे हैं तो पूरा ये भी पार्ट प्रोटीन बना रहा होगा। अगर लेकिन यहाँ पर हम कर दें तो ये पार्ट केवल प्रोटीन बनाएगा। तो ये वैरायटी बन रही है ना, अलग टाइप के प्रोटीन। इस प्रोटीन में बहुत ज्यादा अमीनो एसिड होंगे, इसमें कम होंगे, ये डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन बनते चले जाएंगे, इसमें तो और भी कम हो जाएंगे। तो यहाँ से भी हम लोग बहुत से डिफरेंट डाइवर्सिटी ऑफ प्रोटीन बना सकते हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर करके। तो ये भी एक अलग तरह का होता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। इसमें क्या होता है, हम लोग लिमिटेड सेट ऑफ जीन से भी बहुत सी तरीके का डाइवर्स प्रोटीन बना लेते हैं। ये हुआ अल्टरनेटिव पॉली एडिनाइलेशन के थ्रू। इसके बाद अल्टरनेट 5' एक्सेप्टर साइट के थ्रू होता है, इसको ध्यान से समझिएगा, हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है। अल्टरनेट 5' एक्सेप्टर में क्या होता है, देखिए जब हमें स्प्लाइसिंग करना था, अभी हमने पिछले पढ़ा, अभी पिछले
स्लाइड में ही कि इंट्रॉन के पास एनी हाउ गोनिन हो गया, एडेनिन हो गया, कोई भी ओएच लेके आता था और वो ओएच क्या करता था, यहाँ पर अटैक करता था और ये बॉन्ड टूट जाते थे। तो ये इंट्रॉन पार्ट अलग हो जाता था यहाँ से। सपोज दैट हमने ओएच लाया और OH को यहाँ पर अटैक ना करा के कहीं यहाँ पर बीच में 3 डैश 5 डैश के बीच में अटैक करवा दिया तो क्या होगा कि एक्सॉन का ही कुछ पार्ट इंट्रॉन के साथ अलग हो जाएगा। मतलब इंट्रॉन तो अलग हो ही रहा है, फिर उसके साथ साथ एक्सॉन का भी कुछ पार्ट अलग हो जा रहा है। तो क्या यहाँ पर भी डिफरेंट डाइवर्सिटी बन के आएगी? अगर यहाँ पे अटैक करवाएंगे दूसरा हमारा एक्सॉन बचेगा, यहाँ पर अटैक करेंगे दूसरा एक्सॉन बचेगा, यहाँ पर अटैक करवाएंगे तो दूसरा एक्सॉन बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग 5 डैश एक्सेप्टर साइट को देखिए, सपोज दैट यहाँ पर अटैक करवा रहे हैं, ये होगा 5 डैश। तो 5 डैश एक्सेप्टर साइट को अगर हम लोग अल्टरनेट बदलते चले जाएंगे तो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के प्रोटीन बनते चले जाएंगे। क्या होगा यहाँ पर जब हम लोग अटैक करवा देंगे OH का इस पॉइंट पर, ये 3 डैश यहाँ पर बचेगा, लेकिन ये वाला पार्ट इसके साथ चला जाएगा कुछ यूं 5 डैश, और ये भी इंट्रॉन की तरह अलग हो जाएगा। तो ये 3 डैश बचेगा जो कि ये 3 डैश जाकर के यहाँ से अटैच हो जाएगा और ये पूरा पार्ट बाहर निकल जाएगा। तो डिफरेंट वैरायटी के प्रोटीन बन जाएंगे अलग अलग जगह पे अटैक करवाने से। तो ये भी एक मैकेनिज्म हुआ, प्रोसेस होता है, इससे कि हम लोग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन बोलते हैं। इसमें अल्टरनेट 5 डैश एक्सेप्टिंग साइट होता है। इसके अलावा होता है एक अल्टरनेट 3 डैश डोनर, सेम उसी जैसा है, बस यूं समझिएगा ये एक्सॉन हो गया हमारा, ये एक्सॉन हो गया, यहाँ पे बॉन्डिंग था, ये हमारा OH था, ये था हमारा OH और ये था फॉस्फेट। अब क्या होता है, जो ये OH था यहाँ पर अटैक करता है और ये OH फॉस्फेट को ब्रेक कर करके ये इंट्रॉन को अलग कर देता था। लेकिन सपोज दैट ये OH यहाँ पर अटैक ना करके कहीं यहाँ पर अटैक कर दे, तो अब इस वाले पार्ट का एक्सॉन भी इंट्रॉन के साथ बाहर हो जाएगा, मतलब यहाँ पर भी डिफरेंस आ जाएगा। सो अल्टरनेट 3 डैश डोनर के थ्रू भी हम लोग डिफरेंट वैरायटी के प्रोटीन को बना सकते हैं। अगर ये यहाँ पर अटैक करेगा तो क्या होगा, ये वाला पार्ट भी एक्सॉन का इंट्रॉन के साथ कुछ यूं चला, देखिए अटैक इसको OH को यहाँ पे करना था, यूं समझिएगा यहाँ पे करना था, लेकिन सपोज दैट ये यहाँ पे कर गया तो ये वाला पार्ट इसके साथ चलाएगा कुछ इस तरह से, ये वाला पार्ट ऐसे बन गया। जो अब बचा हुआ रहेगा उसमें यह एक्सॉन का पोर्शन एब्सेंट रहेगा, मतलब यहाँ पे भी डिफरेंट डाइवर्सिटी बन जाएगी। तो ये एक तरीका हुआ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन का। उसके बाद जो लास्ट होता है वह होता है RNA एडिटिंग। इसको ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। RNA एडिटिंग क्या होता है, देखिए अभी तक हम लोग mRNA के पोर्शन को एडिट कर रहे थे, जो पार्ट प्रोटीन नहीं बना रहा है उसको अलग हटा रहे थे, या तो जो बना रहा है उसको भी हटा करके एक अलग सी डाइवर्सिटी क्रिएट कर रहे थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन को क्रिएट कर रहे थे। लेकिन अभी तक हमने कभी भी mRNA की न्यूक्लियोटाइड या कोडॉन के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया था, उसमें कोई बदलाव नहीं किया था। लेकिन जो RNA एडिटिंग होता है उसमें हम क्या करेंगे कि न्यूक्लियोटाइड को भी बदलेंगे, मतलब वहां पे हम कोशिश करेंगे कि न्यूक्लियोटाइड को चेंज, इसमें न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाए और तब डिफरेंट टाइप का प्रोटीन बने, तो उसको बोलते हैं RNA एडिटिंग। हालांकि ये सेंट्रल डोगमा का एक्सेप्शन है, ऐसा नहीं होना चाहिए रियल में, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये एक अलग प्रोसेस है RNA एडिटिंग, जो कि कई बार प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है, जो कि म्यूटेशन के थ्रू अगर हो जाए। लेकिन अगर जनरल हो रहा है, प्रेजेंट है, तो वो अलग बात है। तो हम लोग पढ़ेंगे RNA एडिटिंग कैसे होती है एक एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज दैट ये एपोलिपोप्रोटीन बी जीन होता है, हमने आपको बताया था लिपोप्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में भी। तो एपोलिपोप्रोटीन बीटा जीन जो है उसमें कुल 4564 कोडॉन होते हैं, समझ में आया। कोडॉन 1 से ये दिखाया गया है, कोडॉन 1 से शुरू होकर के लास्ट में 4564 कोडॉन यहाँ पर प्रेजेंट है। लेकिन जो ये कोडॉन होता है इस पॉइंट पर आपके 200 यहाँ पे 2153 में 2153 में जो कोडॉन होता है वो क्या होता है, वहां पे कुछ मॉडिफिकेशन हो जाता है, जिससे क्या होता है, मतलब वहां पे RNA एडिटिंग हो जाती है, इससे क्या होता है डिफरेंट प्रोटीन बन जाता है। उसका एक एग्जांपल हम लोग समझते हैं, क्योंकि अगर ये पूरा एपोलिपोप्रोटीन बीटा जीन अगर लीवर में आता है तो इस जगह पे इस कोडॉन पे कोई भी एडिशन एडिटिंग नहीं होती है।
अगर ये एडिटिंग नहीं होती है तो यहाँ पे पूरा 100% यहाँ से यहाँ तक जितने भी कोडॉन है 4564 कोडॉन है वो सभी प्रोटीन बनाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एपोप्रोटीन बीटा 100। मतलब यहाँ पर कुल 4563 अमीनो एसिड मिलकर बनते हैं। देखिए क्योंकि एक तो स्टॉप कोडॉन होगा ना, तो यहाँ पे एक कम मतलब 4563 अमीनो एसिड बनते हैं, जो कि अगर ये लीवर में जाता है तो ये वाला एपोलिपोप्रोटीन बीटा जीन जो कि वहां पे ये कोलेस्ट्रॉल के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। लेकिन सपोज दैट अगर लीवर की जगह पे इंटेस्टाइन में जा रहा है तो वहां पे क्या होता है, इस 2153 कोडॉन जो कि CAA होता है मॉडिफाइड होकर के UAA में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक स्टॉप कोडॉन है। तो अब क्या होगा, अब ये पूरा 4564 कोडॉन का से अमीनो एसिड नहीं बनेंगे, अब केवल 2153 से ही अमीनो एसिड बनेंगे। मतलब यहाँ पे स्टॉप कोडॉन हो गया क्योंकि यहाँ पे RNA एडिटिंग होती है। अब इसका फंक्शन भी बदल जाएगा। अब जो एपोप्रोटीन है बीटा यह 48 हो, मतलब यहाँ पे केवल 48% ही प्रोटीन बचते हैं। तो ये भी लिपोप्रोटीन मतलब लिपिड प्लस प्रोटीन बनता है। यहाँ पे 48% ही प्रोटीन होता है। अब इसका काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड फ्रॉम द इंटेस्टाइन। अगर ये लीवर में गया तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड करेगा, लेकिन अगर यहाँ पे इंटेस्टाइन में गया तो यहाँ पे स्टॉप कोडॉन आ जाता है, यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो जाता है 2153 नंबर के कोडॉन का, जिससे कि इसका फंक्शन चेंज हो जाता है। यहाँ पे यह अब एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड फ्रॉम द इंटेस्टाइन करता है। ये कुल पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन के कुछ डिफरेंट टाइप्स हुए जो हमने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। एक दो टाइप छूट भी सकते हैं या कुछ पॉइंट छूट गई हो तो हम लोग उसको आपको कमेंट सेक्शन में समझा देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।